हेलो बच्चों। देखो बेटा, हम लोग चैप्टर 2 एसिड बेस सॉल्ट की रिवीजन कर रहे हैं। तो जो इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं उसको हम याद कर रहे हैं और नोट बना रहे हैं। तो जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। समझने के साथ साथ याद करना पड़ता है। याद मतलब आपको रटना भी पड़ेगा साथ में, तो समझने के साथ रटना पड़ेगा, तभी ये चैप्टर आप अच्छे से कर पाएंगे। चलो, तो हमने यहाँ तक कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे रिवाइज। अब हम आगे चलते हैं। अब आगे जब हम चलते हैं तो हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है व्हाट इज एल्कली। तो आपको एल्कली पता है क्या होता है? व्हाट इज एल्कली? Alkali is water soluble base. All bases are not soluble in water and the water soluble bases are called alkali. मैंने अंडरलाइन किया हुआ है what is alkali। तो पेपर में कोई पूछ ले what is alkali, तो you say water soluble bases are called alkali। अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं जिनको हम फटाफट डिस्कस करते हैं, और आपने इनको पहले भी किया हुआ है, तो अंडरस्टैंडिंग देखते हैं अपनी। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है व्हाई डू HCl, HNO3 एक्सेट्रा शो एसिडिक करेक्टर इन aqueous solution while solution of compounds like alcohol, glucose do not show acidic character? ये है आपका क्वेश्चन 1। कह रहा है कि HCl, HNO3 एसिडिक करेक्टर देता है, ग्लूकोस और ये एसिडिक करेक्टर क्यों नहीं देता? तो इसका सिंपल आंसर है एसिड वो होता है जो H प्लस बनाता है। देखो सिंपल आंसर है इसका। एसिड, देखो अंडरस्टैंडिंग से आंसर लिखना, एसिड वो होता है जो H प्लस आयन फॉर्म करता है। तो HNO3 और HCl ये H प्लस आयन बनाते हैं जब हम इनको वाटर में डालते हैं, बट अल्कोहल को और ग्लूकोज को जब हम वाटर में डालेंगे तो दे विल नॉट फॉर्म H प्लस आयन। तो ये तो हो गया एसिड वो होता है जो H प्लस आयन बनाता है, और जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज हो गया या अल्कोहल हो गया, दे डोंट फॉर्म H प्लस आयन। यहाँ पे मैं लिख दूंगा डोंट फॉर्म H प्लस आयन, इसलिए हम इसे एसिड कैटेगराइज नहीं करते। तो देखो मोटी मोटी सी चीज है अंडरस्टैंडिंग। एसिड वो होता है जो H प्लस बनाए, तो HCl और HNO3 H प्लस बनाता है, ग्लूकोज और अल्कोहल नहीं बनाता है। बस इस तरह से आप लिख दीजिएगा। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। व्हाई डज aqueous solution of an acid conduct electricity due to the formation of H plus ion? क्योंकि aqueous का मतलब क्या होता है? आयंस बन जाएंगे और आयंस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो क्वेश्चन है हमारा why does an aqueous solution of an acid conduct electricity? तो आप आंसर दीजिए कि जो aqueous solution है उसमें आयंस बन जाएंगे, H प्लस आयंस बन जाएंगे which help in the conduction of electricity। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 2 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रभजोत, मान लो ये क्वेश्चन आ गया पेपर में, तो क्या लिखोगे? why does an aqueous solution of an acid not conduct acid conduct electricity? So what answer you will write? So hmm acids dissociate in aqueous solution to Yes, form ions. dissociate to form ions because acid when dissolved in water form ions, hence it conduct electricity। देखो मोटा मोटा सा है, आयंस बनेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। और एक चीज याद रखना, जो प्योर वाटर होता है ना, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्योर वाटर करंट को पास नहीं करता, बट उसमें एसिड डाल दो तो करंट पास होता है बिकॉज एसिड विल फॉर्म आयंस। अब आ जाइए इसका क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज कलर द ड्राई लिटमस पेपर? ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको मैं यहाँ पे समझाता भी हूँ, समझिए। क्वेश्चन कह रहा है, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाई डज ड्राई HCl गैस नॉट चेंज कलर ऑफ ड्राई लिटमस पेपर? देखो कि आपके पास ड्राई HCl गैस है, समझना, ड्राई HCl गैस। तो ये मैंने ना गैस के फ्यूम्स दिखा दिए। आप इसी के पास लेके आए ड्राई लिटमस पेपर। ये जो लिटमस पेपर है आपका, ये भी क्या है? ड्राई। लिटमस पेपर भी ड्राई है। अब हमें पता है एसिड को अगर हम वाटर में डालें तो आयंस बनाएगा, तो H प्लस आयंस बनाता है। अब ड्राई का मतलब होता है वाटर है ही नहीं। ड्राई 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 का मतलब है वाटर है ही नहीं। तो वाटर है नहीं तो आयंस ही नहीं बनेंगे, इसलिए हमें एसिड टेस्ट नहीं मिलेगा। तो पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि अगर हम ड्राई HCl गैस ड्राई लिटमस पेपर से पास करेंगे तो इस कंडीशन में वी डोंट गेट एसिड टेस्ट, वी डू नॉट गेट एसिड टेस्ट, है ना? ये क्वेश्चन है। व्हाई? बिकॉज अंडर ड्राई कंडीशंस H plus ions are not formed
H+ आयन बनाने के लिए हमें वाटर चाहिए, तो ड्राई कंडीशन में H+ आयन बनता ही नहीं. वी डोंट गेट एसिड टेस्ट अंडर ड्राई कंडीशंस. We don't get acid test because ions are not formed. Because simple सा आंसर आ गया, because H+ ions are not formed. तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझा दिया कि ये ड्राई HCl गैस है, ये ऊपर जा रही है. आप लिटमस पेपर लेके आए, ये यहाँ से निकल जाएगी, पास हो जाएगी, बट इसका कलर चेंज नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसको वाटर मिला ही नहीं आयंस बनाने के लिए. तो वी डोंट गेट एसिड टेस्ट बिकॉज H+ आयंस आर नॉट फॉर्म्ड अंडर ड्राई कंडीशंस. बस मोटा मोटा सा ऐसे आप याद रख सकते हैं. अब आज ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है. व्हाइल डाइल्यूटिंग एन एसिड, why is it recommended that the acid should be added to water, not water to acid? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया. कि एसिड को वाटर में डालना है, वाटर को एसिड में नहीं डालना. वैसे तो आप डाल सकते हैं, आपका रिस्क है. देखो क्या कह रहा है. जैसे मान लीजिए ये एसिड है, ठीक है, इसके अंदर आपका एसिड है, आप इसमें वाटर डाल रहे हैं, तो इसको बोला जाता है ऐसा नहीं करना. क्वेश्चन है क्यों? इसका उल्टा करना है. क्या करना है कि आप वाटर यहाँ ले लो और एसिड ड्रॉप बाय ड्रॉप डालो. एसिड को डालो ड्रॉप बाय ड्रॉप. ठीक है. अब बात तो अगर आप देखो तो एक ही है ना, एसिड में वाटर डालो चाहे वाटर में एसिड डालो, बात तो एक ही है. बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है? ध्यान से समझना. जब हम एसिड और वाटर को मिक्स करते हैं, चाहे जैसे मर्जी मिक्स करो, चाहे वाटर को एसिड में चाहे एसिड को वाटर में, तो जब हम एसिड और वाटर को मिक्स करते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो जाती है. एक्सोथर्मिक होता है जिसमें हीट बहुत ज्यादा रिलीज होती है, बहुत ज्यादा हीट रिलीज होती है. ये हीट इतनी ज्यादा होती है कि फ्यूम्स बन जाएंगे. एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इतनी ज्यादा होगी कि जो आपका मिक्सचर बनेगा ना उसके फ्यूम्स बन जाएंगे. ये बन गए फ्यूम्स, ये इस तरह से बन गए फ्यूम्स. अब आपका अगर एसिड का फ्यूम बनेगा तो एसिड बर्न कर सकता है. यहाँ पे तो वाटर का फ्यूम बनेगा और बहुत कम बनेगा, मतलब ये आपके फेस तक पहुंचेगा भी नहीं, क्योंकि आपने वाटर ज्यादा लिया है, एसिड धीरे धीरे डाल रहे हो कांस्टेंट स्टरिंग से. तो आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो. ये करने में रिस्क है कि एक्सोथर्मिक तो ये भी है, ये भी एक्सोथर्मिक है. ऐसा करने से जो फ्यूम्स बनेंगे ना वो एकदम से बहुत ज्यादा फ्यूम्स बन जाएंगे और एकदम से आपके फेस को बर्न कर सकते हैं. यहाँ पे फ्यूम्स बनेंगे ही नहीं जल्दी, क्योंकि वाटर ज्यादा है, वो हीट अब्सॉर्ब कर लेगा. तो बस यही कंसेप्ट है. तो ज्यादातर इस कंसेप्ट को सही बोलते हैं कि आप ऐसा करें लैब कंडीशन में, नहीं तो आप जल जाएंगे. तो आंसर आप इस तरह से लिखेंगे. We know adding water to acid or acid to water is an exothermic process. If we add water to acid, the fumes produce is very quickly, because it's exothermic reaction, very quickly fumes will produce and can burn the person. Whereas if we are adding acid to water drop by drop, with constant stirring, will not produce fume. है तो ये भी एक्सोथर्मिक, बट वाटर ज्यादा होने के कारण हीट एकदम से बाहर नहीं निकलेगी. ठीक है, क्योंकि वाटर एब्जॉर्ब करता जाएगा धीरे धीरे. और यहाँ पे आप डालोगे तो एसिड बहुत ज्यादा, एकदम से बहुत ज्यादा हीट निकलेगी, तो कैन बर्न द पर्सन. तो आंसर ये आएगा कि एडिंग water to acid is an exothermic process, and the heat release can produce fumes of the mixture, can burn the person. So to avoid this, we should add acid to water drop by drop to avoid any kind of burning. So this is a concept behind it. आप अपने आप लिख सकते हैं, देखो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, हमने पहले लिखा हुआ है. तो बेटा अब हमने क्वेश्चन नंबर 4 भी सीख लिया कि हमें वाटर में, एसिड में वाटर नहीं डालना चाहिए, इसका उल्टा करना चाहिए, क्योंकि उल्टा करने से हीट कम बनेगी और फ्यूम्स भी कम बनेंगे. अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हाउ इज कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, हाइड्रोनियम आयन, H+ आयन मान लीजिए, वैसे हाइड्रोनियम आयन इसी को कहते हैं H3O+, अफेक्टेड व्हेन solution of acid is diluted. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि आपके पास एक एसिडिक सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है जिसमें H+ आयन होता है. आपने इसमें वाटर डाल दिया तो क्या होगा? ठीक है, ये वो वाली रिएक्शन नहीं है कि कहीं बने जल जाएंगे, फ्यूम्स बनेंगे, ये ऐसा नहीं है. ये आपको जस्ट डाइल्यूट का मतलब, इसमें अगर हम पानी डाल दें धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप या उल्टा करके डाल दें तो क्या होगा? तो देखो आप एसिड में वाटर डाल रहे हो तो H+ तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है, H+ नहीं बढ़ेगा, बट वाटर बढ़ जाएगा. तो हम बोलेंगे कि ऐसा करने से क्या होगा, H+ आयन की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी पर यूनिट वॉल्यूम. जैसे चाय है,
चाय में पानी डाल दो तो चाय का टेस्ट आएगा? नहीं आएगा। तो ऐसे ही एसिड, एसिड में धीरे धीरे पानी डालते जाओ, मतलब डाइल्यूट, पानी डालने को क्या कहते हैं? डाइल्यूटिंग। डाइल्यूट करने से क्या होगा? तो H+ जितना था उतना ही रहेगा, वाटर बढ़ जाएगा, यानी H+ की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम के हिसाब से एसिड कम हो जाएगा। सो अब देखो क्वेश्चन, देखो, हाउ इज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन या हाइड्रोनियम आयन अफेक्ट व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड? H+ आयन concentration will decrease per unit volume, वही जो मैंने लिखा। क्वेश्चन नंबर 6, how is the concentration of hydroxide affected when excess of base is dissolved to it of sodium hydroxide? लो जी, ये क्वेश्चन इसका उल्टा, कि अब आपके पास एक सोल्यूशन है बेस का। ठीक है बच्चों, क्या सोल्यूशन है? प्रभजोत बी रेडी बताने के लिए। बेस का सोल्यूशन है, बेस में ऑलरेडी OH नेगेटिव होता है। कहता आपने इसमें और बेस डाल दिया, ठीक है, NaOH डाल दिया, तो कहता अब क्या होगा? तो प्रभजोत क्या होना चाहिए? यहाँ पे हमने पानी डाला था, एसिड नहीं डाला था, यहाँ पे बेस में बेस डाल रहे हैं, तो क्या होगा बताओ? सर कंसंट्रेशन ऑफ यस, OH यस, यहाँ हाइड्रोक्साइड पे आयंस क्या विल होगा? इंक्रीज। कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन विल इंक्रीज, ये अपवर्ड एरो का मतलब इंक्रीज पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, पेपर में ऐसे नहीं डालना अपवर्ड एरो, पेपर में पूरा लिखना इंक्रीज डिक्रीज। गॉट इट? सो लो जी, अब इन क्वेश्चंस में बच्चे बहुत बुरी तरह से कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ ही नहीं आता हम क्या लिखने हैं। तो अगर इसमें लिखा होता, मान लो ये क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं कि मैं अगर बेस में वाटर डाल दूं तो क्या होगा, फिर क्या आंसर आता? बताओ प्रभजोत, क्या आंसर आता अगर हम इसमें बेस की जगह डाइल्यूट कर देते, फिर क्या आंसर आता? सर इट्स पर यूनिट वॉल्यूम विल डिक्रीज। यस, ऊपर वाले जैसा आंसर कि OH आयन की कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर, अच्छा, इस वाले क्वेश्चन में अगर ये आ जाता कि इसमें हम एसिड डाल दें, एसिड में एसिड डाल दें, फिर क्या आंसर होना था यहाँ पे? सर H+ कंसंट्रेशन यस, इंक्रीज पर यूनिट बिल्कुल। वॉल्यूम। देखो, जैसे आपने मान लो एक मीठा पानी बनाया, आप उसमें चीनी डाल दो तो मीठा बढ़ जाएगा, उसमें पानी डाल दो तो मीठा कम हो जाएगा। गॉट इट ना? तो यही चीजें चल रही है, एसिड में पानी डालोगे तो H+ कम, बेस में पानी डालोगे तो OH कम। अच्छा, एसिड में एसिड डालोगे तो H+ बढ़ जाएगा, बेस में बेस डालोगे तो OH बढ़ जाएगा। तो बढ़ने को ना कंसंट्रेशन कहते हैं, कंसंट्रेशन इंक्रीज और डिक्रीज। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, जैसे हम रिवाइज कर रहे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो आप लोगों को याद है यूनिवर्सल इंडिकेटर? टॉपिक का नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर। हम रिवीजन कर रहे हैं बच्चों एसिड बेस की। देख लो कितनी तैयारी है आप लोगों की। हाँ जी, बताओ व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर? तो डेफिनेशन सुनो। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो है इज अ मिक्सचर ऑफ, बोलो बोलो, क्या था डेफिनेशन, याद है? यूनिवर्सल Several इंडिकेटर, सेवरल मिक्सचर indicators. ऑफ, इंडिकेटर। यस, सेवरल इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स पता है ना, जो एसिड बेस डिटेक्ट करते हैं। मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स विच गिव डिफरेंट कलर, विच गिव डिफरेंट कलर at different concentration of H+ ion, different concentration of H+ ion। लो जी, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर एक इंडिकेटर ही है जो एसिड बेस बताता है, बट यहाँ पे हमें कलर अलग अलग मिलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट H+ कंसंट्रेशन। अगर H+ बहुत बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, तो आपको रेड, है ना, रेडिश, ऑरेंज, जो भी कलर मिलेगा। और H+ बहुत 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 कम है, तो H+ कम है तो pH बढ़ जाएगा, बढ़ने को मतलब बेसिक हो जाएगा, तो आपका ब्लू मिलेगा। और आपका ये इस तरह का मिल रहा है तो वो न्यूट्रल है। अब इसमें देखो, याद रखने वाली बात क्या है, यहाँ पे पेपर में आ जाए कि जो गैस्ट्रिक जूस है, जो हमारा स्टमक में एसिड होता है, उसकी pH कितनी होती है, तो ये आएगा 1.2। और अगर हम इसका यूनिवर्सल इंडिकेटर पे टेस्ट करेंगे तो क्या कलर आएगा, तो आप ये लिखिए ऑरेंज रेड। ठीक है, फिर कई बार पूछ लेते हैं लेमन का पीएच बताओ, ऐसा पूछते हैं पेपर में क्वेश्चन कि भाई लेमन का पीएच बताओ कितना है, और ये आपके सिलेबस में है बेटा, सिलेबस से बाहर नहीं है, याद रखना। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 2.2। प्योर वाटर का पीएच, ब्लड का पीएच कितना होता है, तो 7.4, लिटिल बेसिक। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, उसका पीएच 10। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच कितना होता है, 14। तो आप ये याद कर लेना, पेपर में एमसीक्यू में ये चीजें पूछी जा सकती हैं कि जो हमारे स्टमक में एसिड होता है, गैस्ट्रिक जूस, उसका पीएच कितना है, 1.2, बहुत ज्यादा एसिडिक है। लेमन का कितना होता है, 2.2। हमारे ब्लड का पीएच कितना होता है, 7.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड कितना होता है, ये सारा। तो व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर, हमें पता चल गया, मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर व्हिच गिव डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। इसी के साथ हम पीएच स्केल भी पढ़ लेते हैं।
इसी के साथ व्हाट वी आर गोइंग टू रिवाइज पीएच स्केल। अब आपको याद है पीएच स्केल के बारे में? पीएच स्केल, Yes, sir. पीएच स्केल एक ऐसा स्केल है जो एसिड और बेस की स्ट्रेंथ बताता है। अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच मान लीजिए 7 है, या किसी सॉल्यूशन का पीएच ग्रेटर देन 7 है, या किसी सॉल्यूशन का पीएच लेस देन 7 है, तो इन सब कंडीशंस में इनको कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे? जिसका पीएच 7 है ये कौन सा सॉल्यूशन होगा? Neutral. न्यूट्रल, न्यूट्रल। वेरी गुड। और अगर किसी का पीएच मोर देन 7 होगा तो कौन सा होगा? बेसिक। बेसिक। और किसी का Basic. लेस देन 7 होगा तो Acidic. एसिडिक। हाँ, एसिडिक। अब एक चीज याद रखो नोट की फॉर्म में, चाहे सॉल्यूशन कोई भी हो उसमें H प्लस भी होता है, OH भी होता है। फिर हम न्यूट्रल कब बोलते हैं? उसको हम न्यूट्रल कब बोलेंगे, फिर हम उसको एसिडिक कब बोलेंगे, फिर हम उसको बेसिक कब बोलेंगे? तो देखो याद रखने वाली चीज है, कोई भी सॉल्यूशन हो तो उसमें H भी होगा, OH भी होगा जनरली। तो हम उसको न्यूट्रल कब बोलेंगे? देखो ध्यान से, न्यूट्रल कब बोलेंगे उसको? न्यूट्रल बोलेंगे जब H प्लस की कंसंट्रेशन OH के बराबर हो, मतलब H प्लस और OH बराबर हो, क्योंकि H प्लस और OH बराबर तो न्यूट्रल हो गया। अच्छा, उसको एसिड कब बोलेंगे? फिर उसको एसिड बोलेंगे जब H प्लस की कंसंट्रेशन OH से ज्यादा हो, OH से ज्यादा हो। फिर उसको बेसिक कब बोलेंगे? बोलो बच्चों, बेसिक कब बोलेंगे? जब H प्लस की कंसंट्रेशन OH से क्या हो? से कम ज्यादा। हो। तो आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हम आपको कोई भी सॉल्यूशन दे उसमें HOH दोनों होगा तो पेपर में क्वेश्चन बोलेंगे कि H प्लस और OH दोनों होगा तो हम इसे एसिड बेस न्यूट्रल क्यों बोलते हैं, क्या कंडीशंस में बोलते हैं? तो न्यूट्रल की कंडीशन है कि H प्लस और OH बराबर है इसलिए न्यूट्रल हो गया। एसिड कब बोलते हैं? कि H प्लस ज्यादा है OH से। बेसिक कब बोलेंगे? H प्लस कम होगा OH से। तो यहां से ये रिजल्ट निकलता है कि हम कोई भी सॉल्यूशन देख लें जो आपके सिलेबस में है तो उसमें H प्लस भी होता है, OH भी होता है। फिर हम उसको एसिड क्यों बोलते हैं? तो एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि H प्लस ज्यादा है। फिर बेस क्यों बोल रहे हैं? बेस बोलते हैं क्योंकि उसमें OH ज्यादा है। फिर उस न्यूट्रल भी बोल देते हैं कभी भी किसी सॉल्यूशन को, तो इसका मतलब है उस सॉल्यूशन में H प्लस और OH आयन बराबर हैं कंसंट्रेशन। सो बेटा हम रिवीजन कर रहे हैं इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अब आ जाओ आगे। अब ये टॉपिक है कि हमारे सराउंडिंग में या हमारे खाने पीने की चीज़ों में जो भी हमें प्रोडक्ट मिलते हैं इनके अंदर कौन कौन से एसिड होते हैं, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया हुआ है, बहुत बार। सो देखो, विनेगर, तो विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। ऑरेंज में सिट्रिक एसिड। टैमरिंड में टार्टेरिक एसिड। टोमेटो याद कर लेना, टोमेटो इंपॉर्टेंट है। टोमेटो के एसिड को कहते हैं ऑक्सैलिक एसिड, कीप इन माइंड। ठीक है, टोमेटो ऑक्सैलिक एसिड, ये ऑरेंज एप्पल ये सब आपके सिट्रिक हो गए। ठीक है जी। अब आ जाओ मिल्क, सौर मिल्क, इसमें होता है लैक्टिक एसिड, ये इंपॉर्टेंट है। कर्ड और सौर मिल्क में कौन सा एसिड है? लैक्टिक एसिड। लेमन सिट्रिक एसिड। आंट स्टिंग एंड हनी बी स्टिंग, मिथेनोइक एसिड ऑल्सो कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। तो अगर मैं पूछ लूं व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मिथेनोइक एसिड बच्चों, क्या बोलोगे? क्या फॉर्मिक बोलोगे? एसिड। फॉर्मिक एसिड, याद रख लेना। सो व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मिथेनोइक एसिड? फॉर्मिक एसिड। नेटल स्टिंग में भी फॉर्मिक एसिड होता है, और हनी बी स्टिंग में भी, हनी बी स्टिंग में भी कौन सा एसिड होता है बच्चों? कौन सा? बोलो बच्चों, कौन सा? सेम। मिथेनोइक एसिड। यस। पेपर में देखो क्वेश्चन आ गया, मैं जैसे मान लो पेपर में आपका क्वेश्चन आ गया भाई टोमेटो में बताओ कौन सा एसिड होता है, तो क्या आंसर लिख के आओगे? बोलो बच्चों, टोमेटो में कौन सा एसिड होता है? ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है। और आ जाए भी लेमन में कौन सा एसिड होता है, तो क्या लिखोगे? सिट्रिक सिट्रिक एसिड। एसिड। ओके। पेपर में आ जाए आपका भाई मिल्क में कौन सा एसिड होता है, खट्टे मिल्क में या दही में, कौन सा? लैक्टिक एसिड। तो आप लिखोगे लैक्टिक एसिड, वेरी गुड। तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन आता है। हनी बी स्टिंग में कौन सा एसिड होता है, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, हनी बी स्टिंग में मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मिथेनोइक एसिड बच्चों? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ फॉर्मिक मिथेनोइक एसिड? फॉर्मिक एसिड। तो देखो ये हम कर रहे हैं रिवीजन। तो जैसा अब मैंने आपको पीएच के बारे में पढ़ाया और एसिड बताया जो हमारे नेचुरल सब्सटेंसेस से मिलता है, तो अब इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। मतलब जो पीएच है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है हमारे डेली लाइफ में। तो देखो सबसे पहला, पीएच सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल। जो हमारे प्लांट ग्रो करते हैं ना वो पीएच सेंसिटिव होते हैं। अगर उनका पीएच सही से ना हो तो मुरझा जाएंगे, मर जाएंगे। हमारी बॉडी का पीएच होता है 7.4, तो अगर हमारी बॉडी का भी पीएच कम ज्यादा हो जाए तो हम बीमार पड़ जाते हैं। इसी तरह अगर हमें सॉइल से अच्छी खेती चाहिए तो हमें सॉइल का पीएच 6.5 से 7 के बीच में मेंटेन करना पड़ता है, इसीलिए उसमें खाद डालते हैं, इसीलिए डाली जाती है, नहीं तो वो
उपजाऊ नहीं रहेगी जमीन, आपको क्रॉप नहीं देगी। पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, देखो जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका पीएच 1.5 से 4 होता है, क्योंकि फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, एंजाइम को काम करने के लिए इतना पीएच चाहिए। तो अगर ये पीएच डिस्टर्ब हो जाएगा तो हमारा बॉडी काम नहीं करेगी। हमारा दांत भी खराब हो जाता है अगर पीएच इम्बैलेंस हो जाए। तो अगर आप अपना दांत सही रखना चाहते हो तो माउथ का पीएच 5.5 होना चाहिए। तो जब भी हम कुछ खाते हैं तो खाने के बाद अगर हम कुल्ला ना करें या ब्रश ना करें तो हमारा पीएच डाउन हो जाएगा, बैक्टीरिया एक्टिव हो जाएगा और दांत को सड़ाना शुरू कर देगा। तो देखो, टूथ डीके हैपन व्हेन टीथ आर एक्सपोज टू एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ पीएच 5.5 एंड बिलो। इससे नीचे तो पेस्ट करने से क्या होता है, हमारा पीएच बढ़ जाता है। तो पीएच बढ़ जाता है तो हमारे दांत खराब नहीं होते। तो हमेशा बोलते हैं भी आफ्टर एवरी मील कोशिश करो कुल्ला सही से करो, और सुबह और शाम आप ब्रश करो ताकि आपके दांतों में कोई पार्टिकल ना फंसे और आपका दांत खराब ना हो। ठीक है। अब सोचो अगर कोई बच्चा रात को मीठा खा के सो जाता है और वो सालों से ऐसा कर रहा है तो उसके दांत पक्का खराब हो गए होंगे, क्योंकि वो पीएच उसका इससे डाउन जाएगा। जैसे ही पीएच डाउन गया तो बैक्टीरिया एक्टिव हो जाएंगे। अच्छा, बैक्टीरिया ना ऑलरेडी हमारी बॉडी में होते हैं, कहीं से आते नहीं है, ये ऑलरेडी होते हैं। बस आप अगर साफ सफाई रखते हो तो हमारी पीएच अच्छी रहती है, तो वो एक्टिव नहीं होते। पीएच जैसे ही डाउन होती है वो एक्टिव हो जाते हैं और दांतों को सड़ाना शुरू कर देते हैं। अब आ जाओ पीएच ऑफ सेल्फ डिफेंस। तो ये हमने पढ़ लिया। जैसे हनी बी है, हनी बी काटेगी तो वो जब काटती है ना तो हमारी बॉडी में एसिड डाल देती है, मिथेनोइक एसिड, जिससे बहुत जलन सी होती है, वो उसका बचाने का डिफेंस है। ऐसी एक प्लांट है, प्लांट भी मिथेनोइक एसिड डालता है। तो उस प्लांट को नेटल प्लांट कहते हैं, नेटल प्लांट स्टिंग, नेटल स्टिंग। ठीक है। तो ये सारी चीजें होती हैं सेल्फ डिफेंस में। तो यहाँ पे मैंने ये बताया कि पीएच की हमारे डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, कि हम जैसे पीएच सेंसिटिव प्लांट, जैसे कुछ प्लांट होते हैं, मतलब सारे ही प्लांट होते हैं जिनका एक पीएच प्रॉपर होगा तभी वो काम करेंगे, अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो मर जाएंगे, मुरझा जाएंगे। सॉइल का भी पीएच होता है, इतना रहेगा तभी वो क्रॉप बनाएगा, नहीं तो नहीं। हमारी बॉडी का भी पीएच है, इतना नहीं होगा तो डाइजेशन अच्छी नहीं होगी। पीएच इन टूथ डिके, हमारा माउथ का पीएच इतने से ज्यादा ही होना चाहिए, नहीं होगा तो दांत खराब हो जाएंगे। और कई प्लांट और एनिमल का पीएच होता है अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि आप उनको छेड़ोगे, डिस्टर्ब करोगे तो वो काट लेते हैं। काटने से वो आपकी बॉडी में एसिड डालेंगे या बेस डालेंगे, जिससे जलन होती है और उसको डिस्टर्ब करने वाला भाग जाता है। तो ये एक नॉर्मल चीजें हैं जिसे हम कहते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। तो अब देखो यहाँ पे, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा सॉल्ट। तो अब आपको याद है हमने बहुत तरह के सॉल्ट याद किए थे, जैसे वॉशिंग सोडा, पीओपी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिप्सम, बहुत तरह के हमने सॉल्ट के फॉर्मूले याद किए थे। तो फॉर्मूले तो आप याद करेंगे, अब मैं इसमें आपको ये बता देता हूं कि हम पढ़ क्या रहे हैं। देखिए, सबसे पहले सॉल्ट। सॉल्ट होता क्या है, एसिड और बेस जुड़ जाए तो सॉल्ट बनाते हैं। सॉल्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनायन ऑफ एसिड एंड कैटायन ऑफ बेस। तो ये एकदम एक्यूरेट डेफिनेशन है कि व्हाट इज अ सॉल्ट। एसिड और बेस जुड़ जाए तो एसिड का अनायन और बेस का कैटायन जुड़ जाए तो हमें मिलता है सॉल्ट। मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। देखो, जैसे मान लीजिए आपने HCl की रिएक्शन NaOH से कर दी, HCl की रिएक्शन NaOH से कर दी, तो ये एसिड है और ये बेस है। इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव। तो जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे ना तो NaCl बनता है, साथ में वाटर बनता है। अब इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव चेक करो कहाँ से आया। जो Na+ है वो आया बेस से, तो देखो कैटायन, प्लस को कहते हैं कैटायन, कैटायन आया बेस से। जो हमारा Cl है वो कहाँ से आया, हमारा एसिड। ये देखो Cl हमारा एसिड से आया है, OH जो Na है वो हमारा बेस से आया है। तो यही डेफिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो एसिड का अनायन मतलब एसिड का नेगेटिव पार्ट और बेस का पॉजिटिव पार्ट जब जुड़ता है तो सॉल्ट बनता है। बस ये एक नॉर्मल सी डेफिनेशन है विच यू कैन लर्न, कि भाई ये डेफिनेशन होती है एसिड की, मतलब सॉल्ट की। अब जैसे KCl है, NaNO3 है, कैल्शियम सल्फेट है, ये सारे ऐसे ही बनते हैं इसी तरह से रिएक्शन करके। अब देखो, salts are usually prepared by neutralization reaction of acid and base। तो देखो ये एसिड है, ये बेस है, इस रिएक्शन का कॉमन नेम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये भी पता चल गया। अब आ जाओ कॉमन सॉल्ट। जो हम अपने घरों में नमक यूज करते हैं उसे कॉमन सॉल्ट या फिर टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। जो ये कुकिंग सॉल्ट है ना, ऑल्सो नोन बाय द नेम ऑफ टेबल सॉल्ट। टेबल सॉल्ट मतलब हमारे डाइनिंग टेबल पे आ जाता है, तो इस तरह से आप सपोज समझ लो। तो सोडियम क्लोराइड इज रेफर्ड एज कॉमन सॉल्ट बिकॉज इट इज यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर कुकिंग। और ये हमेशा टेबल पे भी रखा होता है, नमक कम हो जाए तो मिलाने के लिए, तो इसलिए इसका कॉमन नेम है
टेबल सॉल्ट। अब एक नई डेफिनेशन है फैमिली ऑफ सॉल्ट। तो ये है कुछ नहीं, बस इसको समझने की बात है कि फैमिली ऑफ सॉल्ट है क्या। देखो, सॉल्ट हैविंग सेम कटायन और अनायन बिलोंग टू सेम फैमिली, फॉर एग्जांपल दिस। तो जरा आप इसको समझना, मैं इस एग्जांपल को लिखता हूँ, समझना। देखो, जैसे NaCl है, KCl है और लिथियम क्लोराइड है। तो अगर आप इन सॉल्ट्स को ध्यान से देखो तो इन सॉल्ट में क्या कॉमन है? Cl कॉमन है, बोलो बच्चों हाँ या ना? Cl कॉमन है ना? Yes, तो sir. इसे हम Yes, बोलेंगे sir. क्लोराइड फैमिली, सॉल्ट ऑफ क्लोराइड फैमिली। क्या बोलेंगे? सॉल्ट्स ऑफ क्लोराइड फैमिली। तो समझ में आया फैमिली कैसे डिफाइन करते हैं? अब मान लो किसी में OH कॉमन है, तो सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्साइड फैमिली, ऐसे समझाने के लिए बता रहा हूँ। किसी में मान लो सल्फेट कॉमन है, या किसी में सोडियम कॉमन है, जैसे NaCl, Na2CO3, तो उसमें सोडियम कॉमन होगा। तो जो चीज कॉमन होगी वही नाम बना देंगे, सॉल्ट्स ऑफ सोडियम फैमिली, सॉल्ट्स ऑफ क्लोरीन फैमिली, सॉल्ट्स ऑफ सल्फेट फैमिली। जो चीज कॉमन वही फैमिली हो गई। जैसे आप अपने घर में क्या लिखते हो? जैसे मान लो अपना आपने नाम लिखा, नाम में आपने लिखा अपना, मान लो छाबड़ा, अमित छाबड़ा, सोनू छाबड़ा। तो क्या है ये? फैमिली ना, इसको कहते हैं छाबड़ा फैमिली। समझ में आया? गेटिंग द पॉइंट कि फैमिली वर्ड क्यों डाल रहे हैं हम? Yes, sir. अगर कुछ कॉमन होगा तो उस नाम को हम फैमिली से डाल देंगे। तो ये आता नहीं है पेपर में, बट ऐसे आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं बोलूं क्लोराइड फैमिली, तो यानी सब में क्लोरीन कॉमन होने वाला है। मैं बोलूं कार्बोनेट फैमिली, यानी सब में कार्बोनेट कॉमन हो जाएगा। मैं बोलूं हाइड्रोक्साइड फैमिली, तो सब में OH कॉमन हो जाएगा। तो ये चीजें हैं जो हम रिवीजन में बेटा कर रहे हैं, तो अच्छे से याद करते जाना मेरे रिवाइज कराने के बाद। अब आ जाओ, ये भी इंपॉर्टेंट, pH ऑफ सॉल्ट। सो वी आर रिवाइजिंग। सो pH ऑफ सॉल्ट में, सॉल्ट ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझो। कह रहे तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, उसका pH होता है 7। मतलब अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग, बेस स्ट्रॉन्ग, तो वो पूरा न्यूट्रल कर देंगे एक दूसरे को। तो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल होगा और उसका pH होता है 7। अच्छा, ये हम नोट की फॉर्म में कर लेते हैं, नोट 1, नोट 2, नोट 3। देखो, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो देखो, अगर एसिड वीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आपका pH मोर देन 7 होने वाला है, यानी जो सॉल्ट बनेगा वो आपका बेसिक होगा। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिला दें तो हमें बेसिक नेचर का सॉल्ट मिलेगा, बेसिक इन नेचर, और उसका pH होगा ग्रेटर देन 7। अगर हम इसका उल्टा कर दें, एसिड स्ट्रॉन्ग ले लें, बेस वीक ले लें, तो सॉल्ट एसिडिक हो जाएगा, pH 7। तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस मिला दें तो एसिडिक सॉल्ट बन जाएगा और उसका pH होगा आपका लेस देन 7। द pH ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इज डिटरमाइंड बाय कंडक्टिंग अ pH टेस्ट। तो ये लास्ट वाला इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप मोटा मोटा ये याद रखो। देखो, मैं यहाँ पे बताता हूँ मोटा मोटा याद क्या रखना है, नोट बना देता हूँ। अगर मोटा मोटा याद रखना है, अगर आपका एसिड, मैं ऐसे एक टेबल बना के बता देता हूँ, टेबल बना देता हूँ, एसिड, बेस, और ये आ गया हमारा सॉल्ट का pH, सॉल्ट pH। ठीक है, देखो, अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है, आपका एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग, और बेस भी क्या है आपका? स्ट्रॉन्ग, तो दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो pH आएगा सॉल्ट का 7, यानी न्यूट्रल। गॉट इट बच्चों? बोलो बच्चों, गॉट इट? अगर आपका Yes, एसिड sir. भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो दोनों स्ट्रॉन्ग है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, pH 7 आ जाएगा, यानी ये सॉल्ट का pH 7 यानी न्यूट्रल। अब इसका उल्टा कर लो, एसिड ले लो वीक, बेस ले लो स्ट्रॉन्ग। तो अब देखो ये वीक हो गया, तो जो वीक हो जाता है उसका इफेक्ट नहीं आएगा, स्ट्रॉन्ग का आएगा। तो यहाँ पे जो हमारा pH है ये आएगा हमारा मोर देन 7, क्योंकि बेस ज्यादा है और ये कमजोर है। तो यानी ये बेसिक हो गया सॉल्ट। सॉल्ट कौन सा हो गया ये? बोलो बच्चों, समझ में आया ना? ये वाला पॉइंट समझ में आया? अच्छा, Yes, अब sir. आप एक और केस Yes, ले लो। sir. बोलो थर्ड केस क्या हो सकता है? कि ये स्ट्रॉन्ग हो जाए एसिड और ये वीक हो जाए। तो अब इस Yes. बार बेस वीक हो गया, तो आपको सॉल्ट कैसा मिलने वाला है? एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक, यानी pH क्या होगा? लेस देन 7, और सॉल्ट हो जाएगा एसिडिक, और ये हो जाएगा आपका न्यूट्रल। तो बच्चों समझ में आ गया? बोलो बच्चों, Yes, समझ में आ Yes. गया? तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए, भी आपको एक सॉल्ट दिया है, उसका एसिड स्ट्रॉन्ग था और उसका बेस भी स्ट्रॉन्ग था, तो इसकी pH का गैस लगाओ, तो क्या लगाओगे गैस? क्या गैस लगाओगे? बोलो, pH का गैस? Equal to- न्यूट्रल।
अच्छा, पेपर में आ जाए भी, हमने एक ना सॉल्ट बनाया है स्ट्रॉन्ग एसिड को यूज करके और वीक बेस को यूज करके। तो बताओ जो हमारा सॉल्ट होगा वो एसिडिक रेंज में होगा या बेसिक रेंज में होगा? तो क्या आंसर लिखोगे? एसिडिक। तो इस तरह से बेटा एसिडिक। क्वेश्चन आते हैं। एसिडिक रेंज। हाँ, और स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, इनकी एग्जांपल्स याद कर लो, मैंने ऑलरेडी कॉपी में लिखवाई हुई हैं। जैसे एसिटिक एसिड वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड में HCl, HNO3, H2SO4 ये स्ट्रॉन्ग है। तो अपनी कॉपी में लिस्ट देखो जो हमने नोट्स बनाए हैं, वहां से याद कर लो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब आज ये वाला, अब एक जनरल चीजें आ गई, अब हम इनको वन बाय वन पढ़ने जा रहे हैं। जैसे आ गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे बनाना है, अब ये इंपॉर्टेंट है ना। जो सॉल्ट है उनको वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सारे नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मैं रिवीजन करा रहा हूँ, तो मोटे मोटे से पढ़ाने वाला हूँ। देखो जी, सोडियम हाइड्रोक्साइड को NaOH कहते हैं, इसका दूसरा नाम कास्टिक सोडा है, और इसके मेथड को कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। याद आ गया क्या था क्लोर एल्कली प्रोसेस? मैं एक बार याद दिला देता हूँ। अगर हम एक्वस NaCl से, एक्वस NaCl को क्या कहते थे? ब्राइन। अगर मैं एक्वस NaCl से करंट पास करूं, तो करंट पास करने से ये टूट जाता है और ये बनाएगा NaOH, Cl2 एंड हाइड्रोजन। तो मैं इस NaOH को कहता हूं एल्कली, और इस क्लोरीन को मैं बोलूंगा क्लोर। ठीक है, H2 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ से इरेज कर देता हूँ। तो इसलिए इस प्रोसेस का क्या नाम पड़ गया बच्चों? क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो जो NaOH बनाने का मेथड है ना, इस मेथड को हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो पेपर पे आए कि हम क्यों कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस? क्योंकि जब हम एक्वस NaCl से करंट पास करते हैं तो हमें एल्कली मिलता है और क्लोरीन मिलता है। क्लोरीन को हम क्लोर कह देते हैं, हेंस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। अच्छा बेटा, अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूं व्हाट इज ब्राइन, तो क्या लिखोगे बच्चों? क्या लिखोगे अगर मैं पूछ लूं व्हाट इज ब्राइन? Aqueous solution of Yes, NaCl. aqueous solution of NaCl is called brine. अच्छा, मैं अगर ये क्वेश्चन पूछ लूं why the process of formation of NaOH called chloralkali process, फिर क्या बोलोगे? Why this process is Because it called forms alkali known as NaOH known as alkali and Cl2 known as क्लोर? chlor. तो इसलिए इस प्रोसेस का नाम है क्लोर। यस, और करंट पास करने को ना इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। अब देखो जो ये क्लोरीन है ये एनोड पे बनती है, तो बस आप इसे याद कर लो। जो क्लोरीन है वो कहाँ पे बनती है? एनोड। ठीक है, एनोड का चार्ज होता है आपका पॉजिटिव, याद रखना। और जो हमारी जो ये हाइड्रोजन बनेगी ये बनेगी कैथोड पे। इसकी मैं एरो ऐसे नीचे डाल देता हूँ। हाइड्रोजन बनती है हमारी कैथोड पे, और कैथोड का चार्ज हम लेते हैं नेगेटिव। ये आपको +1 में और अच्छे समझ में आएगा, अभी ऐसे याद रख लो। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड रिमेन इन सोल्यूशन, जो NaOH है वो सोल्यूशन के अंदर ही रहता है। तो ये हमें याद हो गया कि क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या है, ब्राइन क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। तो किसी सोल्यूशन से करंट पास करने को इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। तो हमें इसे क्लोर एल्कली प्रोसेस क्यों कह रहे हैं? क्योंकि NaOH बना विच इज कॉल्ड एल्कली, क्लोरीन बना कॉल्ड क्लोर, सो होल प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्कली प्रोसेस। अब आ जाइए यहाँ पे याद करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। सो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला देखो, CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, केमिकल नेम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बनता कैसे है? अपना लाइमस्टोन, अपना लाइम वाटर और Cl2 की रिएक्शन कर दो, ये बन जाएगा। अब आ जाओ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला है NaHCO3, और इसका केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका केमिकल नेम क्या बताया मैंने? बताओ, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ दिस ब्लीचिंग पाउडर? क्या है केमिकल नेम? बोलो बच्चा, बच्चे देख के। कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सी, देखो कैल्शियम है ऑक्सीजन है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इस तरह से सीख जाओ। कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, Cl2 है, तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड कहते हैं। इसको कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका एक फेमस नेम है सॉल्वे प्रोसेस। इसको जो बनाने का मेथड है ये सिलेबस में तो नहीं है ये नाम, बट इसे हम कहते हैं सॉल्वे प्रोसेस। तो अब ये कैसे कैसे बनता है, इसकी रिएक्शन आप बेटा याद कर लेना। यूजेस देख लो, बेकिंग सोडा के यूजेस क्या हैं? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट होता है आपका कोई माइक्रोब्स वगैरह को माइक मारने के लिए। ठीक है, कोई डिसइंफेक्टेंट मतलब क्या? जैसे कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है क्लीनिंग के लिए जो यूज करते हैं, जैसे मान लो आपने अलमीरा क्लीन करनी है, उसमें कोई लिक्विड यूज करते हो तो उसमें ये डलता है डिसइंफेक्टेंट के लिए। ठीक है, सो ये था आपका ब्लीचिंग पाउडर और आपका बेकिंग सोडा से रिलेटेड। तो बाकी इसको बुक से याद करना, भी हम क्विक रिव्यू कर रहे हैं तो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। अब आ जाओ आगे, अब ये क्वेश्चन देखो। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डज द इफेक्ट, व्हाट
इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। अगर H+ बढ़ा दें तो एसिडिक हो जाएगा, घटा दें तो बेसिक हो जाएगा। ठीक है, कि H+ का क्या रोल होगा। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 में कि फार्मर जो है अपने खेतों में बेसिक सॉल्ट डाल रहा है, तो ऐसा क्यों डाल रहा है, ताकि अपने वो खेतों को न्यूट्रल कर सके, जिससे ईल्ड बढ़ जाए खेतों की। तो इसको आप पढ़ के समझ लेना। तो आज हम इतना ही करेंगे। अब आप बेटा इसकी प्रैक्टिस करना और अच्छे से इनको याद करो, लिख के याद करो। ठीक है जी। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो दोबारा, कि एक फार्मर है अपने खेतों में बेसिक सॉल्ट डाल रहा है, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे बेसिक हैं। क्यों डाल रहा है, क्योंकि उसकी सॉइल एसिडिक हो गई होगी, इसीलिए डाल रहा है, ताकि उसको न्यूट्रल हो जाए सॉइल और उसकी खेती अच्छी हो जाए। तो अब इसका आंसर आप अपने आप फ्रेम कर लेना और बेटा खूब प्रैक्टिस करना।